नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता आपके अपनी यूट्यूब चैनल विनीता हिंदी हब में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, इस समय जो हम लोग का क्लास चल रहा है वह आपके भारतीय काव्य शास्त्र पर आधारित है। तो कल से शुरुआत हुई है इसकी। भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित जो विगत वर्षों में प्रश्नोत्तरी पूछी गई है तो उस पर चर्चाएँ चल रही हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग देखते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह काव्य लक्षण प्रस्तुत किया है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और ये जो प्रश्न है वह आपके यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। अगला है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है। तो इसमें ओज गुण है। ठीक है, यह भी आपके यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया सवाल है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। देखिए जो ओज गुण है, गुण काव्य गुण आप लोग जानते ही होंगे। 3 प्रकार के काव्य गुण हैं आपके, एक माधुर्य गुण है, एक ओज गुण और एक है आपका प्रसाद गुण। तो इसमें ये जो पंक्ति दी गई है उसमें ओज गुण है। देखिए जो ओज गुण होता है तो यह जो काव्य होता है, जैसे अब ये पंक्ति दी गई है तो ये जो काव्य है तो इसको तेज और शक्ति और उत्साह से क्या करता है, भर देता है। ठीक है, मतलब इस पंक्ति को पढ़ने से ही आपके अंदर एक प्रकार का उत्साह आ जाएगा। ठीक है, तो वही ओज गुण है। फिर अगला सवाल है कि मार्क्सवाद दार्शनिकवाद का सिद्धांत है किस प्रकार का, ऐतिहासिक भौतिकवाद का। ठीक है, I.A. रिचर्ड्स के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है तो संप्रेषण सिद्धांत है। संलक्ष्य क्रम व्यंग्य भारतीय काव्यशास्त्र के किस संप्रदाय का भेद है, तो ध्वनि संप्रदाय का। ठीक है, देखिए जो ध्वनि संप्रदाय है, ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था, तो आचार्य आनंदवर्धन। ठीक है, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, आचार्य आनंदवर्धन थे। तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं, तो आचार्य भरत मुनि हैं। नहीं रसादृते कश्चिदर्थ प्रवर्तते कथन किसका है, तो भरत मुनि का कथन है। ठीक है, भरत मुनि, देखिए ये जो कथन दिया गया है भरत मुनि का यह इनके नाट्य शास्त्र से लिया गया है। क्या कहते हैं भरत मुनि जी कि नहीं रसादृते कश्चिदर्थ प्रवर्तते, यानी रस के बिना कोई भी अर्थ क्या नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है। रस के बिना नहीं रसादृते, यानी कि रस के बिना कोई भी कश्चित अर्थ, कोई भी अर्थ परिवर्तित नहीं होता है। तो यह इनके भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से यह कथन लिया गया है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक कौन है, तो डॉक्टर भागीरथ मिश्र जी हैं। चित्र तुरंग न्याय का संबंध किससे है, तो अनुमितिवाद सिद्धांत से है। देखिए जो अनुमितिवाद सिद्धांत है उसके प्रवर्तक आचार्य शंकुक है, याद रखिएगा। और जो चित्र तुरंग न्याय है तो इससे अनुमितिवाद सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि रस सूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति के प्रतिपादक आचार्य कौन है, तो भरत मुनि हैं, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं तो वामन हैं। लोनजाइनस के अनुसार महान काव्य का उत्पत्ति कारक है, तो आत्मिक भव्यता है। देखिए जो लोनजाइनस हैं वो कहते हैं कि महान काव्य का उत्पत्ति कारक क्या है, तो आत्मिक भव्यता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग निर्धारित किए हैं, तो 28 अंग। देखिए ये जो यहाँ पर 28 दिया है, आई थिंक जब ये जिस आपके यूके पीएससी में ये प्रश्न आया हुआ है, तो देखिए जो मूल रूप से क्षेमेंद्र ने जो औचित्य के अंग निर्धारित किए हैं तो प्रधान रूप से मूल रूप से केवल 27 है। हो सकता हो वहाँ पर ऑप्शन में केवल 28 ही आया रहा हो, मतलब 27 ना दिया हो आयोग ने, तो इसलिए इस उत्तर को बता दिया हो कि 28 है। लेकिन जितना मैंने जाना और पढ़ा है तो जो क्षेमेंद्र हैं तो औचित्य के केवल वो 27 अंग निर्धारित किए हैं। और वो 27 अंग कौन कौन से हैं, तो मैंने इसको अपने शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दिया है, आप लोग वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं उसको। ठीक है, फिर अगला सवाल है, आदोषौ सगुणौ सालंकारौ च शब्दार्थौ काव्यम, यह आचार्य
वह आचार्य जिन्होंने यह काव्य लक्षण दिया है तो हेमचंद्र ने दिया है। देखिए जो हेमचंद्र हैं वो क्या कहते हैं कि आदोषौ, आदोषौ का मतलब होता है दोष रहित काव्य, यानी कि काव्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि या अशुद्धि ना हो। ठीक है। सा गुणौ, सा गुणौ का मतलब होता है सा गुण, यानी कि गुण युक्त, यानी कि जो काव्य होता है वह अच्छे गुण होने चाहिए, काव्य में अच्छे गुण होने चाहिए जो इसे आकर्षक और सुंदर आकर्षक और सुंदर बनाता है। ठीक है। सालंकारौ, सालंकाराव का मतलब है कि अलंकार युक्त, यानी कि काव्य में अलंकार का भी प्रयोग होना चाहिए जो उसे और भी ज़्यादा क्या बनाता है, आकर्षक बनाता है। अलंकार जो होते हैं काव्य को आकर्षक बनाते हैं ना। चा शब्दार्थौ, और शब्दार्थौ का मतलब होता है शब्द और अर्थ, यानी कि काव्य में शब्द और अर्थ दोनों का क्या होना चाहिए, समावेश होना चाहिए, यानी कि शब्द और अर्थ दोनों होने चाहिए काव्यम। ठीक है। तो देखिए क्या है कि काव्य मतलब इसको ऐसे समझिए कि जो काव्य होता है तो काव्य यह शब्दार्थ का वह रूप है जो सुंदरता और आनंद की भावना उत्पन्न करता है। काव्य यही होता है ना, वह मतलब एक ऐसा रूप होता है जो सुंदरता और आनंद की भावना उत्पन्न करता है। काव्य को पढ़ने पर यही होता है। तो मूल रूप से इसका क्या अर्थ निकलेगा, आदोषौ सगुणौ सालंकारौ च शब्दार्थौ काव्यम। तो इसका मूल रूप से अर्थ निकलेगा कि काव्य वह है जो दोष रहित हो, गुण युक्त हो, अलंकार युक्त हो और शब्द और अर्थ से युक्त हो, वही काव्य है। और ये काव्य लक्षण किसने दिया है, तो हेमचंद्र ने दिया है। फिर अगला प्रश्न है कि साहित्य दर्पण रचना किसकी है, तो आचार्य विश्वनाथ की है। सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रोंचे ने अभिव्यंजना के कितने स्तरों का उल्लेख किया है, तो 4 स्तरों का उल्लेख किया है। देखिए जो क्रोंचे हैं उन्होंने जब सौंदर्य की व्याख्या करते समय अभिव्यंजना के कितने स्तर का उल्लेख किया है, 4 स्तरों का उल्लेख किया है। और वो 4 स्तर कौन कौन से हैं, तो आप लोग जानिए उसको कि देखिए पहला है सहजानुभूति, दूसरा है तर्क विज्ञान, तीसरा है आर्थिक और चौथा है नैतिक। ठीक है। तो ये 4 प्रकार के स्तरों का उल्लेख है किसने किया है, क्रोंचे ने अपने अभिव्यंजनावाद में किया है। ठीक है। अगला सवाल है काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है, यह कथन किसका है, तो यह कथन अरस्तु का है। क्या कहते हैं अरस्तु की काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है। देखिए वो काव्य के बारे में क्या कहते हैं, अरस्तु का कहना है कि जो काव्य होता है वह मानव के आंतरिक जीवन को उजागर करता है। जो आंतरिक जीवन, अब मानव का आंतरिक जीवन क्या हुआ, तो जैसे मनुष्य की अनुभूतियाँ हो गई, उनकी भावना हो गई और उनके अनुभव हो गए। भावना मतलब जैसे कि मनुष्य के अंदर प्यार, मोहब्बत, नफ़रत, खुशी, दुख, संघर्ष, ये सब होते हैं ना, वही भावनाएं। तो उनका कहना है कि जो काव्य होता है वह मानव के आंतरिक जीवन को उजागर करता है और उसे ऐसे तरीके से दिखाता है, मतलब काव्य उसको ऐसे तरीके से दिखाता है जो हमारे लिए अधिक स्पष्ट हो और जो हमारे समझ में आ सके। तो वही उनकी नज़र में, अरस्तु की नज़र में वही काव्य है। ठीक है। फिर अगला सवाल आता है भट्टनायक का मत कहलाता है, तो भुक्तिवाद कहलाता है। भट्टनायक का मत क्या कहलाता है, भुक्तिवाद कहलाता है। नाटक में दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन के लिए जो पर्दा काम में लाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो यवनिका कहते हैं। यवनिका का मतलब ही पर्दा होता है। ठीक है। मतलब जब कोई नाटक चलता है तो उसके सामने जैसे कोई दृश्य अगर चेंज करना हो तो उसके सामने एक पर्दा लगा दिया जाता है, तो उसी को यवनिका कहते हैं। ठीक है। रस सूत्र के वह व्याख्याता जिसने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की है, तो किसने की है, शंकुक ने की है। ठीक है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, शंकुक ने की है। फिर अगला सवाल है हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं, तो केशव दास हैं। भारत के रस सूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज भोजक भाव, निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति या आस्वाद की स्थापना किस व्याख्याकार ने की है, तो भट्ट नायक ने की है। अगला सवाल है शब्दार्थौ ते शरीरम रस आत्मा, यह कथन किसका है, तो यह कथन राजशेखर का है। देखिए राजशेखर क्या कहते हैं कि शब्दार्थौ ते शरीरम और रस आत्मा, उनका कहना है कि जो काव्य होता है, काव्य के बारे में जो राजशेखर का यह कथन है, तो वो कहते हैं कि जो काव्य है
तो काव्य का जो शरीर होता है वो क्या है, शब्द और अर्थ, यानी कि शब्द और अर्थ से काव्य का शरीर बनता है। और रस आत्मा यानी शब्दार्थ होते शरीरम, काव्य जो काव्य होता है उसका शरीर शब्द और अर्थ से बनता है। और रस आत्मा, और जबकि काव्य की जो आत्मा होती है वो क्या होती है, रस होती है। तो देखिए क्या होता है, सरल शब्दों में ऐसे समझिए आप लोग कि जैसे आप कोई कविता पढ़ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कविताएं लिखी हैं, आप कविता पढ़ रहे हैं तो उस कविता में जो शब्द लिखे होंगे और जो उसके अर्थ होंगे तो वह क्या है, उस कविता का शरीर है, ठीक। लेकिन जब उस कविता को पढ़ते वक्त उसका अर्थ जब निकलता है तो उस अर्थ से जो आपको आनंद मिलता है, आनंद की आपको अनुभूति होती है, जो रस मिलता है, रस का मतलब आनंद हुआ, तो जो रस आपको मिलता है, जो आनंद मिलता है, तो वही क्या है, उस कविता की आत्मा है, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो कथन दिया है वह राजशेखर का है। अगला सवाल है, प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, यह उक्ति किसकी है, तो श्री भट्टौद की है। देखिए यह आपकी यूपीटीजीटी 2021 में ये भी पूछा गया आपका सवाल है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। क्या कहते हैं कि प्रज्ञा, देखिए प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि, ज्ञान, विवेक, जो भी बोल लीजिए, बुद्धि होता है, ज्ञान होता है, विवेक होता है। नवोन्मेष शालिनी, तो इसका मतलब होता है कि जो नवो यानी कि जो नए नए विचारों को क्या करती है, जन्म देती है, यानी कि जो हमेशा मतलब नवीनता से युक्त होती है। प्रतिभा का मतलब होता है, मतलब प्रतिभा असाधारण प्रतिभा बोल दीजिए। मता का मतलब होता है मत का मतलब क्या होता है, विचार होता है, बुद्धि होती है। तो ये जो मतलब कथन दिया गया है तो इसका मतलब ये है, इसका अर्थ ये निकलता है कि प्रतिभा, जो प्रतिभा होती है, तो प्रतिभा वह बुद्धि है, मत का मतलब क्या हुआ, बुद्धि हुआ, विचार, ठीक है। तो प्रतिभा वह बुद्धि है या प्रतिभा उस बुद्धि का नाम है जो हमेशा क्या करती है, नए नए विचारों को जन्म देती है। तो ये जो उक्ति है, ये जो कथन है, वह किसका है, श्री भट्टौद का है, ठीक है। फिर अगला सवाल है, आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को माना है, तो क्या माना है, यजुर्वेद से लिया गया। यह भी आपके यूपीटीजीटी 2021 में पूछा गया सवाल है। देखिए जो भरत मुनि हैं उन्होंने नाटक में जो अभिनय होता है, नाटक का जो अंग एक है अभिनय, तो उसको यजुर्वेद से लिया हुआ मानते हैं, ठीक है। फिर अगला सवाल है, विखंडनवाद का जनक माना जाता है तो देरीदा को, देरीदा, देखिए यहाँ देरीदा दिया ना, यहाँ डेरीडा होगा, डमरू वाला डा होता है, तो उनका पूरा नाम है, मतलब जो विखंडनवाद के जनक हैं, जनक माने जाते हैं, उनका नाम जैक्स डेरीडा है, ठीक है। वो एक फ्रांसीसी विद्वान थे, ठीक, जैक्स डेरीडा, ठीक है, डमरू वाला डा। तो यह भी आपके यूपीटीजीटी 2021 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है कि हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं, तो गणपति चंद्रगुप्त हैं। अभिज्ञान का संबंध है कथानक से, अभिज्ञान का देखिए जो अभिज्ञान होता है, तो अभिज्ञान का अगर मूल शब्द ऐसे देखा जाए तो उसका मतलब हो गया कि जैसे कथानक कह लीजिए, कथानक यहाँ पर दिया है, कथानक के अतिरिक्त आपका हो गया स्मृति, पहचान, मतलब जैसे किसी वस्तु हो गई, कोई व्यक्ति हो गया, किसी प्रकार की घटना हो गई तो उसको याद करना, ठीक है, तो उसी का मतलब अभिज्ञान होता है। तो ऐसे मतलब ऐसे मूल अर्थ समझिए कि अभिज्ञान जो होता है उसका मूल अर्थ होता है कि किसी को या किसी चीज़ को पहचान लेना या फिर याद करना, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, आपका अभिज्ञान शाकुंतलम, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कालिदास जी की नाटक है, कालिदास जी के द्वारा रचा हुआ एक नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। तो अभिज्ञान का मतलब यही होता है कि किसी चीज़ को पहचान लेना या फिर उसे याद करना, ठीक। अगला सवाल है, इष्टाभिधेय वक्रोक्तिरिष्टा वाचाम लंकृति, यह कथन किसका है, तो भामा का है। देखिए जो भामा है, मतलब यहाँ पर भामा जो ये कथन दिया गया है, तो इसमें इष्टाभिधेय वक्रोक्ति जो होती है वह सभी अलंकारों का क्या है, प्राण माना गया है। जो देखिए जो भामा जी हैं, भामा आचार्य भामा हैं,
तो उन्होंने वक्रोक्ति को सभी अलंकारों में सबसे महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, उनका ही ये कथन है, तो वो वक्रोक्ति को सभी अलंकारों में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। तो उनका कहना है कि जो वक्रोक्ति है, तो वक्रोक्ति ही एक ऐसा अलंकार है जो सभी अलंकारों को क्या करती है, एक साथ जोड़ती है और उन्हें सुंदर बनाती है। ठीक है, मतलब वक्रोक्ति ही ऐसा अलंकार है जो सभी अलंकारों को एक साथ जोड़ती है और उन्हें और भी ज़्यादा क्या बनाती है, सुंदर बनाती है। ठीक है, तो यह कथन भामा जी का है। इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक हैं तो वाल्टेयर नहीं, यहाँ पर वाल्टेयर होगा, वाल्टेयर। ठीक है, इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक है तो वाल्टेयर हैं। देखिए ये जो इतिहास दर्शन है, तो इसके जो मेन मतलब मूल विचारक हैं तो वाल्टेयर हैं, लेकिन इनके साथ साथ आपके GW.F. हेगेल और कार्ल मार्क्स, ये लोग भी जुड़े हैं किससे, इतिहास दर्शन से। तो देखिए जो मतलब जो यहाँ पर GW.F. हेगेल जो हैं, वाल्टेयर के अतिरिक्त जो हेगेल हैं, तो वो इतिहास के दर्शन के संदर्भ में मतलब महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाए हैं। और जो कार्ल मार्क्स हैं, तो वो इतिहास के भौतिकवाद दृष्टिकोण पर अपना महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। ठीक है, तो मूल रूप से कौन हो गया, वाल्टेयर हो गए। भोजराज की पुस्तक है, तो भोजराज की पुस्तक का क्या नाम है, श्रृंगार प्रकाश। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि जो भोजराज की पुस्तक है वह उसका नाम है श्रृंगार प्रकाश। फिर अगला है कि दो ग्रंथ जो विशेष रूप से रस से संबंधित हैं तो दशरूपक और साहित्य दर्पण। देखिए जो दो ग्रंथ है जो विशेष रूप से किससे संबंधित हैं, तो रस से संबंधित है। दशरूपक, देखिए जो दशरूपक है वह आचार्य धनंजय हैं, उनकी एक मतलब ग्रंथ है, नाट्यशास्त्र पर आधारित है यह। और साहित्य दर्पण किसका है, तो विश्वनाथ का, आप सभी लोग जानते हैं, इनका यह काव्यशास्त्र का ग्रंथ है। ठीक है, दशरूपक नाट्यशास्त्र है और साहित्य दर्पण काव्यशास्त्र है। दशरूपक आपका धनंजय का है, साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है। ठीक है, और दोनों ही किस पर आधारित है, तो रस से संबंधित है दोनों। ठीक, फिर अगला सवाल है कि शब्दार्थ यो यथा वत् सहभावे विद्या साहित्य विद्या कथन है, तो राजशेखर का। शब्दार्थ यो यथावत् सहभावे, इसको अलग अलग अगर आप पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे कि शब्दार्थ यथावत् सहभावे विद्या साहित्य विद्या कथन किसका है, तो राजशेखर का है। देखिए वो क्या कहते हैं कि जहाँ पर शब्द और अर्थ, शब्दार्थ जहाँ पर शब्द और अर्थ यथावत यानी कि यथावत सहभावे का मतलब होता है कि संयोग, सहभाव मतलब संयोग हो या सहभाव हो, तो वहाँ पर विद्या साहित्य विद्या, तो वहाँ पर क्या होता है, साहित्य विद्या है। तो देखिए इसका कहने का क्या मतलब है कि जहाँ पर शब्द और अर्थ एक साथ मिलकर एक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण रचना बनाते हैं तो उसे साहित्य माना जाता है। ठीक है, तो इस कथन को किसने कहा है, राजशेखर ने कहा है। अगला सवाल है इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए, यह मत किसका है, हीगल का। देखिए यहाँ पर हेगल रहेगा। ठीक है, इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए, यह कथन आपका GW.F. हेगेल का है। वह विद्वान जो अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है, तो कौन नहीं है, एजरा पाउंड नहीं है। अंडरस्टैंडिंग पोइट्री पुस्तक के लेखक हैं क्लिंट ब्रुक्स। ठीक है, फिर अगला सवाल है कि वह आचार्य जिसने रीति का एक भेद अवंती को माना है, तो भोजराज ने माना है। काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं राजशेखर। नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं तो भरत हैं, यानी कि भरत मुनि हैं नाट्यशास्त्र के रचयिता। अभिनव गुप्त के रस सूत्र के व्याख्याता हैं तो अभिव्यक्तिवाद हैं। ठीक है, जो अभिनव गुप्त हैं वो किस रस सूत्र के व्याख्याता हैं, तो अभिव्यक्तिवाद के। अलंकारवादी आचार्य नहीं हैं तो कौन नहीं है, कुवलयानंद नहीं है। अलंकारवादी आचार्य कौन है, तो दंडी हैं। ठीक है, फिर अगला सवाल है कि धर्म कथा पुरावृत्त या पुरा कथा के लिए आलोचना की शब्दावली में प्रयोग किया जाता है, तो मिथक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है वस्तु घटना व्यापार गुण विशेषता विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है, तो बिंब के द्वारा बनाता है। देखिए क्या है बिंब का मतलब कोई दृश्य हो गया या मतलब छवि हो गई। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं
और उसमें लिखा हुआ है कि एक जैसे मान लीजिए लिखा हुआ को गोलाकार सूरज की छवि, ठीक है। तो हमारे मतलब जो भी पाठक उस लाइन को पढ़ता है तो मतलब उसकी एक विशेष मतलब उस दृश्य की एक कल्पना बना लेता है। पाठक अपने अंदर एक कल्पना बना लेता है ना कि इस प्रकार से गोल मतलब गोल गोल और सुनहरे कलर का सूरज है, तो वही चीज़ है यहाँ पर बिंब, ठीक है। तो बिंब के द्वारा क्या होता है कि वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि साकार और निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है, ठीक है। फिर अगला सवाल है, प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक थे तो जीन मोरे थे, ठीक है। लोंजाइनस ने उदात्तता का विवेचन किया है तो आन द सबलाइम ग्रंथ में। वह पाश्चात्य विचारक जिसने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है तो बेनेडितो क्रोचे है। कौन है? कहीं कहीं इनका नाम बेनेडितो क्रोचे लिखा होता है, कहीं कहीं बेनेडितो क्रोचे, ठीक है। क्रोचे इनका नाम है, याद रखिएगा इस सवाल को। रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का दृष्टिकोण है तो विशुद्ध सौंदर्यवादी है। भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है तो भट्ट लोल्लट ने माना है, ठीक है। फिर अगला सवाल है कि इस मानसिकता का कोई विचारधारात्मक आधार भी नहीं है क्योंकि इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण विचारधारा मात्र का निषेध है। यह कथन साहित्य शास्त्र की किस आलोचना पद्धति के संदर्भ में उपयुक्त है तो उत्तर आधुनिकता, ठीक है। फिर अगला सवाल है, साहित्य में विखंडनवाद के उद्भावक आचार्य माने जाते हैं तो जॉक देरिडा। देखिए फिर यहाँ पर जॉक देरिडा लिखा है, मैंने क्या बताया कि जैक्स डेरिडा, ठीक है। जैक्स डेरिडा है साहित्य में विखंडनवाद के उद्भावक आचार्य माने जाते हैं, जैक्स डेरिडा। अरस्तु ने त्रासदी के अनिवार्य अंग स्वीकार किए हैं तो कितने? 6। जो अरस्तु हैं उन्होंने त्रासदी के 6 अनिवार्य अंग स्वीकार किए हैं और वो 6 अनिवार्य अंग कौन कौन से हैं तो देखिए याद रखिएगा, आपका कथानक, चरित्र, विचार, उच्चारण, गीत और तमाशा। तो ये 6 त्रासदी के अनिवार्य अंग हैं, अरस्तु के द्वारा माने गए हैं। फिर अगला प्रश्न है कि त्रासदी के अनिवार्य अंगों के संबंध में उपयुक्त कथन है कथानक, चरित्र व विचार अनुकरण के विषय हैं। क्या है? कथानक, चरित्र व विचार अनुकरण के विषय हैं। अगला सवाल है, पेरियुसुस ग्रंथ के रचयिता हैं तो लोंजाइनस हैं। लोंजाइनस के उदात्त के स्रोत में सम्मिलित नहीं है तो अत्यधिक शब्दाडंबर नहीं है, यानी कि अत्यधिक शब्द आडंबर नहीं है लोंजाइनस के उदात्त के स्रोत में, ठीक है। क्रोचे के अनुसार कला की सृजन प्रक्रिया से जुड़ा अनिवार्य चरण नहीं है तो क्या नहीं है? मानस अभिव्यंजना का भौतिक स्तर पर कला आदि के रूप में अवतरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्यशास्त्र के किस सिद्धांत के निकटतम माना है तो वक्रोक्ति सिद्धांत के निकटतम माना है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को, ठीक है। इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अतीतत्व का ही नहीं अपितु उसके वर्तमानत्व का भी अवगम है। यह मान्यता किसकी है तो टी.एस. इलियट की यह मान्यता है। कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। यह मान्यता किसका है तो यह भी आपके टी.एस. इलियट की मान्यता है, ठीक है। फिर अगला सवाल है, रस ध्वनि कहा गया है तो असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि को। रस ध्वनि किसे कहा गया है? असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि को रस ध्वनि कहा गया है। अगला सवाल है, वाच्यार्थ की वांछनीयता एवं उसका व्यंगनिष्ठ होना ध्वनि के किस भेद की विशेषता है तो विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि। क्या दिया है कि वाच्यार्थ की वांछनीयता एवं उसका व्यंगनिष्ठ होना ध्वनि के किस भेद की विशेषता है तो विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि का। अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के वाक्य वक्रता भेद के अंतर्गत किया है तो किसने किया है? कुंतक ने किया है। वे आचार्य जो वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानकर उसके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते और इसी कारण हेतु सूक्ष्म और लेस को अलंकार की श्रेणी में परिगणित नहीं करते तो कौन नहीं करते? भामा नहीं करते, ठीक है। अगला सवाल है, वह आचार्य जिनका साधारणीकरण का सिद्धांत है तो भट्ट नायक हैं। मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबद्ध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं तो लक्षणा शक्ति कहते हैं, ठीक है।
अगला सवाल है, मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, तुमहि उचित तप मो कह भोगू, में शब्द शक्ति है तो आर्थी व्यंजना। देखिए आर्थी व्यंजना क्या होता है, तो जो आर्थी व्यंजना है तो यह किसी शब्द विशेष पर निर्भर नहीं होता है, ठीक है। आर्थी व्यंजना इसके नाम से ही मतलब पता चलता है कि यह अर्थ पर आधारित होता है, ठीक है। यह किसी शब्द विशेष पर निर्भर नहीं होता है, यह अर्थ पर आधारित होता है। तो इसमें क्या कहते हैं कि मैं सुकुमारी, देखिए जो मतलब ये पंक्ति दी गई है तो इसमें सीता कहती हैं कि मैं सुकुमारी हूँ, ठीक है। ये सीता का कथन है, कहती हैं मैं सुकुमारी हूँ नाथ वन जोगू, हे नाथ आप वन जाने के योग्य हैं। श्री राम से कहती हैं कि हे नाथ आप वन जाने के योग्य हैं। तुमहि उचित तप, यानी कि आपके लिए क्या उचित है, तप उचित है। मोह कह भोगूं, और मेरे लिए क्या उचित है, मेरे लिए राजभोग उचित है, ठीक है। तो जो मतलब ये कथन दिया गया है तो ये आपकी आर्थी व्यंजना से मतलब इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, तो आर्थी व्यंजना है, ठीक है। तो दोस्तों आज की ये जो हम लोग की क्लास है वो यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी, और बाकी की जो प्रश्नोत्तरी है वो कल की क्लास में हम लोग देखेंगे। वैसे भी इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्नोत्तरी है तो एक दिन में समाप्त नहीं होगी, कम से कम यह 2 से 3 दिन चलेगा। तो चलिए मिलते हैं अब कल की क्लास में हम लोग, क्योंकि मुझे कुछ काम है जिससे इसी वजह से मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। तो आज की इस क्लास में इतना काफ़ी है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और 2-3 बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये जो काव्य शास्त्र है वो इतने आसानी से याद नहीं होता है, ठीक है। तो इसको बढ़िया से पढ़िए, कमेंट, और फिर अगर क्लास समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें लोगों को, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में और जितनी बची हुई प्रश्नोत्तरी है उसके साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।